डीमन एम्परर के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियान वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और कहीं से छुपकर फेंग बाकी सबको देख रहा होता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एम्परर और बाकी सब लोग मिस लू के हाउस में आ गए होते हैं और एम्परर लोंग शियून और टियान सांग से कह रहा होता है, तुम दोनों को इतनी मेहनत करने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और अगर तुम दोनों नहीं होते तो हमारा क्लैन बर्बाद हो गया होता। लोंग शियून एम्परर से कहता है, ब्रदर जाओ, पहले मैं सोचता था कि आखिर मेरे फादर ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया है, पर अब मुझे समझ में आ गया है और तुम्हें देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं अपना कितना समय बर्बाद कर रहा हूँ। एम्परर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, नौजवान लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी तुम्हें अपने जीवन को जीने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए टाइम निकालना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे पास तो बर्बाद करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। ये सब सुनकर लोंग शियून कहता है, अरे वाह, मुझे दिलासा देने का क्या तरीका है। तभी टियान सांग एम्परर से कहता है, जाओ फान, जब मैं एक बार ठीक हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ क्या एक मैच लड़ोगी। एम्परर उसे कहता है, हम अभी अभी तो मिले हैं और मैंने तो तुम्हें कुछ नाराज भी नहीं किया है, तो तुम मुझसे लड़ने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। उसी वक्त वहां पर टियान आ जाता है और एम्परर से कहता है, तुम उसकी बातों को इग्नोर करो, मेरा बड़ा भाई ऐसा ही है, वो किसी भी एक्सपर्ट को देखता है तो उनसे लड़ने की बातें करने लग जाता है। फिर एम्परर टियान से कहता है, वैसे ब्रदर जी, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि आज तुमने निंग को इम्प्रेस करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। टियान उसे कहता है, पर जाओ फाना, तुम कहीं भी जाती हो तो तुम ही सबसे आगे होते हो और वो जैसे ही तुम्हें देखती है तुमसे चिपकने लग जाती है, तो क्या तुम इसे थोड़ा सा कम नहीं कर सकते हो ताकि मुझे भी तो थोड़ा सा मौका मिल सके। एम्परर उसे कहता है, माफ करना, पर मुझे भगवान ने ऐसे ही बनाया है, तो अगर मैं शो ऑफ नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। तुम बस अपने आप को और बेहतर करने में ध्यान दो। फिर उसी वक्त एम्परर किसी को देखता है और वहां से खिसकने लग जाता है क्योंकि वहां पर सुई आ गई होती है। सुई उसे जाता हुआ देखकर उसे कहती है, रुको, तुम्हें नहीं लग रहा है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। एम्परर उसे कहता है, हमारी मदद करने के लिए मैं फ्लावर रेन टावर को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहता हूँ। ये सुन के सुई चिल्लाकर उसे कहती है, मैं ये सुनना नहीं चाहती हूँ और तुम भी ये जानते हो कि मुझे क्या सुनना है। मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि जब तुम फ्लावर रेन टावर से चले आए थे तुम मुझे आखिरी बार मिलने क्यों नहीं आए थे। एम्परर उसे कहता है, मैंने उस लड़के को भी मार दिया था और मुझे जो चाहिए था मुझे वो भी मिल गया था और जब मेरा गोल पूरा हो चुका था तो फिर मैं वहाँ पर किस कारण की वजह से रुकता। सुई उसे कहती है, तो क्या सच में वहाँ रुकने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं था। और एम्परर उसकी तरफ देखने लग जाता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर मिस लू आ जाती है और एम्परर से कहती है, स्टीवर्ड जाओ, तुम्हें मार्शल डूगो ने बुलाया है और यहाँ की चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो। एम्परर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे तुरंत ही मार्शल के पास जाना चाहिए और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस लू सुई के पास आती है और उससे कहती है, लॉर्ड सुई, अगर स्टीवर्ड जाओ ने अपनी बातों या फिर किसी काम से आपको दुख पहुंचाया हो तो आप उसे माफ कर दीजिएगा और अब से उसकी जगह मैं ही आपका ख्याल रखूंगी। सुई उसे कहती है, आप कितनी दयालु हैं और आप उसकी बुराइयों को कितनी गहराई से समझती हैं, पर मैं उसके लिए आपको कैसे दोषी ठहरा सकती हूँ, इसलिए मैं ही उसके साथ मिलकर सारे मामले को सेट कर दूंगी और आपके इस ऑफर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दोनों ही अपने मन में कह रहे होते हैं, जाओ फान सिर्फ मेरा है। और उन दोनों को जाओ फान के लिए लड़ता हुआ देखकर यहाँ निंग दुखी हो रही होती है और उसे देखकर टियान दुखी हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एम्परर जा रहा होता है और कह रहा होता है, लड़कियां तो सच में बहुत डरावनी होती है, मैं हजारों जियान से भले ही लड़ सकता हूँ पर मैं सुई के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो मार्शल के पास पहुँचता है और देखता है कि मार्शल एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहे होते हैं। एम्परर को देखकर मार्शल कहते हैं, तो तुम आखिरकार आ ही गए, आओ मेरे पास बैठो,
मुझे तुम्हारे साथ किसी बात पर डिस्कस करना है। एम्परर जाकर कुर्सी पर बैठी रहा होता है। तभी मार्शल उसे कहते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं है, मैं बस तुम्हें तुम्हारी आर्मी में भर्ती होने की बात बताना चाहता था। और ये सुनते ही एम्परर झट से उठ जाता है और कहता है, क्या आर्मी में भर्ती होना? नहीं नहीं, मैं कोई आर्मी मटेरियल नहीं हूँ, आप किसी और को ढूंढ लो। मार्शल उसे कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद भी करो। आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो पैदाइशी सोल्जर होता है? यहाँ तक कि वो बच्चा यूनाई भी मुझसे ट्रेन हुआ तब जाकर वो ऐसा बना है। और तुम तो तुम्हारे टैलेंट के साथ एक ही साल में टॉप पर पहुंच जाओगे और यहाँ तक कि तुम मेरी पोजीशन को भी हासिल कर सकते हो। एम्परर उन्हें कहता है, अगर आपको इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? मार्शल उसे कहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर आर्मी में एक आदमी को ट्रेन करना बहुत ही आसान बात है, पर आर्मी में एक अच्छे एरे मास्टर को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बैटल फील्ड में ऐसे बहुत सारे एरे मास्टर्स हैं जो कि अपनी कमाल की स्किल और फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमारे पास एरे मास्टर्स की कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से हाल ही में हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हारी है। एम्परर उन्हें कहता है, पर मैं तो एक नौसिखिया और एक कमकल हूँ, आखिर मुझे एरे और फॉर्मेशन इन सब के बारे में कैसे पता होगा? मार्शल उसे कहते हैं, अब तुम नाटक करना बंद भी करो, मुझे ये पहले से ही पता है कि तुम्हारे क्लैन लीडर बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तुम ही इन सब को चला रहे हो, और यहाँ तक कि तुम ही नहीं उन 5th ग्रेड एरेस को लगाया हुआ है। पर एम्परर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मार्शल सच में मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप किसी और को ढूंढ लीजिए। पर जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तभी मार्शल अपने हथियार को उसके सामने फेंक देते हैं और उसे वहीं पर ही रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं, आखिर क्यों? एम्परर ये देखकर अपने मन में कहता है, लगता है कि मुझे इनके ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए एक अच्छा सा बहाना बनाना ही पड़ेगा। फिर वो कहने लगता है, लोग हमेशा से ही ये कहते हैं कि अच्छे लोगों को आर्मी में नहीं जाना चाहिए, पर वो ये कह ही रहा होता है तभी ही अचानक से मार्शल उसके बिल्कुल पास आ जाते हैं और उसे चिल्लाकर कहते हैं, बकवास, ये सब मूर्खों की बातें हैं, और जाओ फान, तुम तो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार आदमी हो और तुम इन जैसे लोगों की बातें सुनकर अपने आप को कम समझ रहे हो। बच्चे, तुम्हारी वफादारी पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तुम अपने क्लैन लीडर के मर जाने के बाद अकेले ही उन भाई बहन और पूरे लू क्लैन को संभाला हुआ है। तुम्हारे काम में ही तुम्हारी वफादारी दिखती है, मुझे इस पे पूरा यकीन है। तो फिर अपने देश के लिए वफादारी दिखाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये तो तुम्हारे लिए सामान ही है ना, फिर तुम आर्मी में भर्ती होने के लिए इतना ज़्यादा मना क्यों कर रहे हो? एम्परर उन्हें कहता है, मार्शल मुझे आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, पर आप मुझे इस नरक में मत घसीटिए। मार्शल उसे पूछते हैं, आर्मी में भर्ती होने और अपने देश के लिए लड़ने में कौन सा नरक है? एम्परर उन्हें जवाब देता है, जैसा कि लोग कहते हैं सेना में अगर कोई 3 साल भी भर्ती हो जाता है तो एक बदसूरत भी एक वैश्या की तरह दिखने लगता है। ये मेरे फैमिली के लिए एक विनाशकारी आघात का सौदा होगा और मेरे परिवार को बढ़ाने की पॉसिबिलिटी को बर्बाद कर देगा। और ये सब बाकी सब लोग भी सुन रहे होते हैं और ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या परिवार को बढ़ाना? और ये खास करके लड़कियां जरूर सुन रही होती है। और इसी के साथ ही यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।